हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक स्वाभिमान, साहस और त्याग की मिसाल थे। शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम मतलब शहीदों के सरताज। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिसे देशभक्ति की भावना और वीरता का प्रतीक माना जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के लायलपुर जिले में बंगा में एक सिख परिवार में हुआ। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है। तो यदि उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है तो फिर उनका जन्म लायलपुर बंगा में कैसे हुआ? पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भगत सिंह कभी खटकड़ कला में रहे नहीं थे, पर वह यहाँ पर अक्सर अपने दादा अर्जन सिंह के साथ आते जाते रहते थे। हिस्टोरियन चमन लाल लिखते हैं कि भगत सिंह के परिवार का इतिहास 300 साल पुराना है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की बायोग्राफी बरीड अलाइव में उनके पूर्वजों के बारे में लिखा है। उनका पैतृक गांव अमृतसर जिले में नारली था। उस समय यदि किसी की मौत हो जाती थी तो उसकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाता था। उस समय साधन नहीं हुआ करते थे तो पैदल ही जाना पड़ता था। एक बार भगत सिंह के किसी पूर्वज की मृत्यु हो जाती है तो अस्थियां लेकर किसी को हरिद्वार जाना होता है। रास्ते में वह इंसान जब खटकड़ कला पहुंचता है तो रात हो जाती है। उस समय इस गांव का नाम गढ़ कला हुआ करता था। तब वह उस गांव में एक किले के मालिक से मिलते हैं और रात को ठहरने के लिए कहते हैं। किले का मालिक उनके ठहरने को लेकर मान जाता है। उस मालिक की एक इकलौती लड़की थी। किले के मालिक को वह लड़का पसंद आ जाता है और वह उसे कहते हैं कि लौटते वक्त भी यहाँ होते जाना। बाद में फिर उनकी शादी हो जाती है, पर शादी से पहले एक शर्त थी कि उन्हें घर जवाई बनकर रहना पड़ेगा। शादी होने पर उनको किला दहेज के रूप में दिया जाता है। उस समय विवाह में मिले दहेज को खट कहा जाता था और इसमें गांव का नाम बदलकर गढ़ कला से खटगढ़ कला हो जाता है। बाद में यह नाम खटगढ़ से खटकड़ कला हो जाता है। हिस्टोरियन चमन लाल लिखते हैं कि 1900 का समय था। अंग्रेजों के द्वारा उस समय पंजाब में 2 नए जिले बनाए जाते हैं, एक मोंटगोमरी और दूसरा लायलपुर, और लोगों को जमीन आवंटित की जाती है। अंग्रेजों के द्वारा वहां नहरों का निर्माण भी किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इन दोनों जिलों में खेती करने के लिए जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। भगत सिंह के परिवार को भी वहां जमीन मिलती है और वह वहीं रहने लगते हैं और इस प्रकार उनका जन्म लायलपुर बंगा पाकिस्तान में ही हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान व क्रांतिकारी परिवार से थे। 28 सितंबर 1907 जिस दिन इनका जन्म हुआ, इसी दिन बंगा में यह खबर पहुंची थी कि सरदार अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे, जेल से रिहा कर दिए गए हैं और वह घर आ रहे हैं। अजीत सिंह एक क्रांतिकारी थे और वह लाला लाजपत राय जी के साथ वर्मा जेल में बंद थे। उसी दिन यह समाचार भी पहुंचा था कि सरदार किशन सिंह नेपाल से लाहौर पहुंच गए हैं। सरदार स्वरण सिंह भी जेल से छुटकर घर पहुंच गए थे। भगत सिंह की दादी ने जहां पौत्र का मुंह देखा, वहीं उन्हें अपने बिछड़े हुए तीनों पुत्रों का भी मंगलमय समाचार मिला। उनकी दादी यह कहती है कि यह लड़का बागों वाला यानी कि भाग्यवान है। इसी कारण उनका नाम भगत सिंह रखा गया। भगत सिंह बचपन से ही निडर व बहादुर थे। जब वह महज 3-4 साल के थे तब वह अपने पिता के साथ खेतों में जाते हैं। वह अपने पिता से सवाल पूछते हैं कि आप खेतों में क्या करते हैं। उनके पिता कहते हैं कि हम लोग बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और हमें खाने को अनाज मिलता है। वह अपने पिता से कहते हैं कि हमें बंदूकें बोनी चाहिए ताकि हम अंग्रेजों का डट कर सामना कर सकें। उनकी शुरुआती पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से हुई। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में रहते रहते ही वह अपने क्लास की पढ़ाई के अलावा लगभग 50 किताबें पढ़ देते हैं। भगत सिंह को पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच के अलावा और कई अन्य भाषाओं का ज्ञान था। कहा जाता है कि जब भी आप उन्हें फ्री बैठे देखेंगे वह किताब ही पढ़ते होंगे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। इस समय अंग्रेजों के द्वारा एक रॉलेट एक्ट लाया जाता है। इसमें भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के संदेह में 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय लोग इस एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। 13 अप्रैल वैसाखी के दिन लोग प्रदर्शन करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां इकट्ठे लोगों पर गोलियां चलवा दी और वहां से बाहर निकलने के सारे मार्ग बंद कर दिए गए।
इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए। इस समय भगत सिंह की उम्र 12 वर्ष थी। घटना की खबर सुनते ही वह अपनी क्लास छोड़कर 40 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं और खून से लथपथ मिट्टी को बोतल में डालकर घर ले जाते हैं ताकि यह घटना उनको अंग्रेजी सरकार की क्रूरता की याद दिलवाती रहे। वह इस मिट्टी की पूजा करते हैं और उनके अंदर बदला लेने की आग भड़क जाती है। इसके बाद देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसमें अंग्रेजी सरकार की नौकरियों से इस्तीफा देना, विदेशी कपड़ों को जलाना, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स न देना इत्यादि के बारे में कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि यह आंदोलन सही रहा तो भारत 1 वर्ष के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। भगत सिंह भी इस सबसे प्रभावित होते हैं और अपने पिता की परमिशन से आंदोलन ज्वाइन करते हैं। पर 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर के पास हुई घटना ने महात्मा गांधी को बहुत ठेस पहुंचाई। प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह नारे लगाते हुए पुलिस थाने के पास से गुजर रहा था। तभी उनका प्रदर्शन पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है और पुलिस अधिकारी उनको वापस लौटने को कहते हैं। बात न मानने पर पुलिस वाले गोली चला देते हैं तो कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत और कुछ घायल हो जाते हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारी थाने को ही आग लगा देते हैं और कई पुलिसकर्मी अंदर ही जलकर मर जाते हैं। महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे। इस घटना से वह बहुत आहत होते हैं और अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। महात्मा गांधी के इस डिसीजन से भगत सिंह नाखुश थे। उनका इस बात से विश्वास उठ जाता है कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाकर आज़ादी पा सकते हैं। अब भगत सिंह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होते हैं कि आर्म्ड रेवोल्यूशन यानी कि हथियारों के साथ क्रांति ही एकमात्र आज़ादी पाने का रास्ता है। यहीं से आंदोलनकारियों के 2 ग्रुप बन जाते हैं, नरम दल, गरम दल। नरम दल बातचीत का रास्ता अपनाने वाले और गरम दल हथियारों का रास्ता अपनाने वाले। इसके बाद भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लेते हैं। इस कॉलेज के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। यह कॉलेज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। यहीं पर वह भगवती चरण और सुखदेव के संपर्क में आते हैं। यहीं लाहौर में ही 1926 में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया। जब भगत सिंह को उनके घर वाले शादी के लिए कहते हैं तो तब वह कहते हैं आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी और वह घर से भाग जाते हैं और कानपुर चले जाते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। दरअसल उस समय क्रांतिकारियों के पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं था। अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए वह अंग्रेजी ट्रेन को लूटते हैं। इस कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की प्रमुख भूमिका थी। यह लूट राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के द्वारा प्लान की जाती है। भगत सिंह अपने लेखों में इस कांड के बारे में लिखते हैं। भगत सिंह बोल्शेविक मूवमेंट जो कि रशिया में हुई थी उससे बहुत प्रभावित थे। इसके बारे में उन्होंने किताबों में पढ़ा था। यह रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति 1917 में होती है। इसमें बोल्शेविक्स जिनके लीडर व्लादिमीर लेनिन होते हैं वह पावर अपने हाथों में ले लेते हैं और जार रूल को खत्म कर देते हैं। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोल्शेविक्स एक ऐसा समूह था जिसके मेंबर क्रांति लाने के लिए रेवोल्यूशनरी मेथड्स का प्रयोग करते थे। बोल्शेविक्स एक लेबर क्लास और किसानों का समूह था। भगत सिंह इस रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित मार्क्सवाद पहला ऐसा आंदोलन था जिसने वंचित वर्गों यानी कि डिप्राइव्ड सेक्शंस की बात की। इसका मेन मोटिव गरीबों की स्थिति को ठीक करना था। इसमें गरीबों के शासन की बात की जाती है। व्लादिमीर लेनिन भी गरीबों की भलाई की ही बात करते थे। भगत सिंह लेनिन और कार्ल मार्क्स की इसी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के लाने का मुख्य कारण भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में भारतीयों के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना था। इस एक्ट में यह कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जमीन पर कितना सक्सेसफुल हुआ और इसमें क्या खामियां रह गई। और यही कमेटी होती है साइमन कमीशन, जिसके चेयरमैन जोहन साइमन थे। यह भारत में 1928 में आई। इसमें कुल 7 मेंबर थे और 7 ही अंग्रेज होते हैं। इसके मुंबई पहुंचने पर लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। उस समय पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे।
इसी दौरान उन पर पुलिस के द्वारा लाठियों से वार किया गया। वह घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरी मौत ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। भले ही लाला लाजपत राय नरम दल के थे और भगत सिंह गरम दल के, पर लाला जी की मौत का भगत सिंह को बहुत सदमा लगता है और वह इसका बदला लेने का प्रण लेते हैं। बाद में उन्होंने लाला जी की मौत का बदला दिसंबर 1928 में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को मारकर किया। इस हत्याकांड में राजगुरु ने उनका साथ दिया। इसके बाद उन्होंने अपना वेश बदल लिया, दाढ़ी और बाल कटवा दिए ताकि अंग्रेज उनको पकड़ ना सकें। भगत सिंह को लिखने और किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह 1893 में हुई फ्रेंच क्रांति से भी बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में 2 बम फेंक दिए। उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसीलिए उन्होंने बम भी खाली स्थान पर फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के बाद भागे नहीं और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन्होंने वहां कहा था कि यह बम बहरी अंग्रेजी हुकूमत के कान खोलने के लिए फेंके गए हैं और वह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद सॉन्डर्स मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। बाद में भगत सिंह को जोहन सॉन्डर्स और चंदन सिंह के मर्डर में दोषी ठहराया गया। भगत सिंह लास्ट में करीब 2 साल जेल में रहे। उनको किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था कि वह कहते थे कि यदि उन्हें कोई जेल में मिलने आए तो साथ में कोई किताब लेता आए। इस समय में उन्होंने करीब 300 किताबें पढ़ी। उनकी लास्ट विश थी लेनिन की बायोग्राफी को पूरा पढ़ना। वह इसे फांसी से पहले पूरा पढ़ना चाहते थे। वह तब कहते हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को मिल रहा है। फांसी से 2 घंटे पहले जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे, वह तब भी रेवोल्यूशनरी लेनिन किताब पढ़ रहे थे। वह भगत सिंह से पूछते हैं कि भगत सिंह, आप देश के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत सिंह कहते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म मतलब मजबूत देशों का दूसरे देशों पर नियंत्रण। इनकलाब जिंदाबाद यानी कि क्रांति की जय हो। फांसी चढ़ने के दौरान भी वह सुखदेव राजगुरु के साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अंग्रेज सरकार यह डिसाइड करती है कि उनको 24 मार्च सुबह फांसी चढ़ाया जाएगा, और विद्रोह के डर से ब्रिटिश जेल अथॉरिटीज ने भगत सिंह और उनके 2 साथियों को 23 मार्च को लाहौर में शाम 7 बजे के करीब फांसी लगा दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उनकी फांसी की बात लोगों में फैलती है तो वह लाहौर जेल के बाहर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं और वह लाशों की मांग करते हैं। जेल प्रशासन लाशों को जल्दी जल्दी टुकड़ों में काट देता है और गाड़ी में भरकर जेल के पिछले रास्ते से निकलकर लाशों को सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला फिरोजपुर में ले जाया जाता है। वहीं पर इनकी लाशों को जला दिया जाता है। बाद में जब लोगों को इस बात का पता चलता है तो वह गाड़ी का पीछा करते करते हुसैनीवाला पहुंच जाते हैं। इसमें भगत सिंह की बहन और लाला लाजपत राय की बेटी भी थी। लोगों को देखकर जेल स्टाफ भाग जाता है और फिर लोग आधी जली हड्डियों को लेकर लाहौर आते हैं और 26 मार्च 1931 को रावी नदी के किनारे उनका दाह संस्कार किया जाता है। इसकी खबर ट्रिब्यून अखबार में भी छपती है। यही थी भगत सिंह के जीवन की कहानी। सितंबर 2022 में भगत सिंह की एनिवर्सरी पर भारत सरकार ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया। अंतिम शब्दों में मैं यही कहूँगा कि भगत सिंह एक ऐसा नाम है जो हमारे देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग उन्हें आज भी आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट कहते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।